हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022-23 के लिए हमने सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं जिससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं तो ये स्टार्ट किए थे। तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और जीन पियाजे वाला एक हमने सेशन रखा था जिसमें हमने जीन पियाजे ने जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म दिए हैं और जितने भी उससे क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया था। ये जीन पियाजे का पार्ट सेकंड रहेगा और इसमें हम इनकी सभी अवस्थाएं, इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं और इनकी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। इससे भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, क्योंकि यदि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं तो आपको इनके जो टर्म इन्होंने दिए हैं वो समझ नहीं आएंगे और यहाँ पर जो विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी इनके सारे टर्म उन विशेषताओं में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा टर्म जैसे स्कीमा है या फिर हमने कह दिया जीववाद, तो ये किस अवस्था की विशेषता होगी। तो जब आप फर्स्ट पार्ट देखे रहेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इससे पहले हमने आपके जैसे बाइगॉस की हैं तो इससे भी हर बार सीटेट एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन बनता है और 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बाइगॉस की से। तो ये भी हमने आपको बहुत डीपली पढ़ा दिया था। इसके बाद आपको कोहल वर्ग, इनके जो 3 स्तर हैं, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत, ये भी हमने करा दिए हैं। तो जितने ये सिद्धांत हैं केवल हम वही टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 3-3 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जीन पियाजे का। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इनकी बेसिक जानकारी भी आपको दी थी कि इनका जन्म कब कहाँ हुआ। ठीक है, और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध बुकें हमने पढ़ ली थी। ये टर्म सारे आपको जानने चाहिए, क्योंकि यदि ये जान जाएंगे आप तो आप आसानी से इनके सिद्धांत को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा जीन पियाजे का पार्ट सेकंड है तो इसमें हम इनकी सभी अवस्थाओं को देखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कह देंगे कि जो लेव वाइगॉत्स्की हैं इनकी कौन सी अवस्था जीन पियाजे की किशोर अवस्था से संबंधित है, रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो जब आप बिल्कुल डीपली इसको जानते होंगे तभी आप इनके आसानी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जीन पियाजे का पार्ट सेकंड है। यहाँ देखिए इनके सिद्धांत के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने ये सिद्धांत दिया क्यों है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे ने। या फिर पूछ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। एक क्वेश्चन और बनता है विकासात्मक मनोविज्ञान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ऐसा का ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। तो किसको माना जाता है, हमारे जीन पियाजे को। और आपको पिछली क्लास में बताया था जीन पियाजे और जो लेव वाइगॉत्स्की हैं ये दोनों ही रचनावादी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका ये सिद्धांत है क्या। तो जीन पियाजे ने बच्चों को किसी वस्तु का संज्ञान का मतलब होता है बच्चे किसी वस्तु को कैसे समझते हैं, कैसे अपने अंदर ग्रहण करते हैं और कैसे उस चीज़ का भविष्य में यदि ज़रूरत पड़ती है तो प्रयोग करते हैं, इसे ही हम संज्ञान कहते हैं। कैसे, तो इन्होंने क्या बताया कि जो जीन पियाजे हैं इन्होंने बच्चों को किसी वस्तु का संज्ञान कैसे हो रहा है इसको बताने के लिए ये सिद्धांत दिया था। इसमें जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग अवस्थाओं में एक ही बच्चे के एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग विचार होते हैं। जैसे यहाँ स्पष्ट कहा है कि अलग अलग अवस्थाएं, बालक की जैसे पहली अवस्था को इन्होंने अलग नाम दिया, जैसे कह दिया इन्होंने संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो एक ही बच्चा है लेकिन उसका हर अवस्था में 4 अवस्थाओं में एक ही वस्तु के प्रति विचार अलग अलग होगा। यही बताने के लिए इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसका जो संज्ञान का विकास है उसकी रुचि के अनुसार बदलता जाता है। अब कैसे बदलता है ये देखिए, मान के चलिए कि एक बालक है और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो जब वो छोटा बालक होता है तो पहली अवस्था इनकी होती है संवेदी अवस्था। तो इस अवस्था में एक हम उदाहरण लेते हैं माता से। ठीक है, उसकी जो माँ है उसका यहाँ पर जो अपनी माता के प्रति विचार है वो अलग होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी अवस्था में माता के प्रति वो कुछ और सोचेगा, फिर इसके बाद तीसरी अवस्था में कुछ और सोचेगा और चौथी अवस्था में कुछ और सोचेगा। वस्तु या फिर चीज़ या फिर प्राणी एक ही है लेकिन जो बच्चा है उसके विचार इनके प्रति अलग अलग हो चुके हैं हर अवस्था में। तो यही बताने के लिए
जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था कि बच्चे किसी वस्तु, यहाँ पर वस्तु से मतलब ये नहीं कि केवल निर्जीव वस्तुएं हों, यहाँ सजीव भी हो सकते हैं, निर्जीव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके प्रति संज्ञान कैसे करते हैं यही इन्होंने बताया है अपने सिद्धांत में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं इनकी विकास की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो जो जीन पियाजे हैं इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है, तो आपको अच्छे से समझते हुए ये सारा सिद्धांत पढ़ना है ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको बीच बीच में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो जीन पियाजे हैं पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, बिल्कुल एक ए आपका बिल्कुल शॉर्ट में आपका क्वेश्चन बनता है। तो इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं, याद रखना, ठीक है। सबकी अवस्थाएं याद रखना कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने स्तर कितने बताए, 3 बताए। अवस्थाएं कितनी बताई, तो तीनों स्तरों की 6 अवस्थाएं बताई, ठीक है। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, अपने सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई। अब ये चारों अवस्थाएं आपको याद रखनी है, इनका क्रम पूछा जाता है, इंग्लिश नेम याद रखने हैं, इंग्लिश में नाम भी इनके पूछ लिए जाते हैं, नाम रहते हैं इंग्लिश में और लिख के आता है हिंदी में, ऐसा लिख देंगे सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद इनका टाइम पीरियड याद रखना है कि किस अवस्था का टाइम काल कितना है और एक कौन सी अवस्था से संबंधित है हमारे विकास की, ठीक है। तो देखते हैं, पहले हम केवल इनकी अवस्थाओं को जान लेते हैं, इसके बाद एक एक करके अवस्था को पढ़ते हुए और उनकी विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली इनकी अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। अब इनके कई नाम हो सकते हैं, तो बस आपको इंग्लिश नाम यदि याद है तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था है इनकी संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी से मतलब जो हमारी संवेदनाएं होती हैं। यदि आपने आपकी मानसिक विकास पढ़ा होगा तो उसमें पहला जो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है वो हमारी संवेदना ही होती है। और संवेदना क्या कहलाती है, तो जो ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त करते हैं वो संवेदना कहलाती है, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो आपकी CDP है वो समझ पर डिपेंड है। यदि आपने समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही ही देंगे, ठीक है। तो संवेदना आपने पढ़ लिया, एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि संवेदना जो होती है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी कहलाती है। दूसरी सीढ़ी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो जब हम मानसिक विकास पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इनकी पहली अवस्था संवेदी पेशीय या इंद्रिय जनित अवस्था होती है। मतलब संवेदना का मतलब जब भी आपके दिमाग में संवेदना आता है मतलब ज्ञान की पहली सीढ़ी, और जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, तो इसी कारण इसको इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं या इंद्रिय जनित गामक अवस्था इसे कहते हैं। इंग्लिश में याद रखना सेंसरी मोटर स्टेज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यह होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को इन्होंने क्या कहा, संवेदी अवस्था कहा है। और यह हमारी शेष अवस्था से संबंधित है। अब आपने पढ़ा होगा जो शेष अवस्था है कहीं कहीं जन्म से 2 वर्ष मानते हैं, कुछ जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो जन्म से 6 वर्ष मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो इनकी पहली अवस्था है वो शेष अवस्था से संबंधित है, ठीक है। इनकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अब आपको इसीलिए कह रहे थे कि आप टर्म पढ़ लें इनकी फर्स्ट क्लास वाले, क्योंकि अब यहाँ ये संक्रिया आ गया और संक्रिया हमने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था कि क्या होती है, ठीक है। एक बार फिर से बताते हैं कि जो संक्रिया होती है वो यहाँ पर जो बालक होते हैं वो क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु को उन्होंने बिगाड़ दिया तो वो उसे पुनः दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और सक्रिय होते हैं, यही संक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इनकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और यह होती है 2 से 7 वर्ष। अब ये जो है आपको बता दें कि ये उत्तर शेषावस्था, एक होती है आपकी पूर्व शेषावस्था। मतलब यहाँ पर यदि हम शेषावस्था को डिवाइड करते हैं 0 से 6 वर्ष के बीच में, तो एक होगी 0 से 2 वर्ष जो पूर्व आपकी अवस्था मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी होगी 2 से लेकर के 6 वर्ष की जो अवस्था होगी वो आपकी उत्तर शेषावस्था कहलाएगी। तो ये उत्तर शेषावस्था में आ जाती है 2 से 7 वर्ष, ठीक है। यदि उत्तर शेषावस्था नहीं है तो ये पूर्व बाल्यावस्था। आप कहीं कहीं देखते होंगे यदि आपने शेषावस्था को 2 वर्ष तक माना है तो फिर 2 से लेकर के आपकी कितने 7 या 8 वर्ष तक की ये
पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। ठीक है, फिर उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 हो जाती है। तो यही कहा है यहाँ कि 2 से 7 वर्ष तो ये उत्तर शैशवावस्था होगी या फिर पूर्व बाल्यावस्था होगी। नेक्स्ट है इनकी अवस्था मूर्त, जिसे ही ठोस इसे ही स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज से कहा जाता है। ये होती है 7 से 11 वर्ष की, और हमने पढ़ा है हमारे विकास की अवस्थाओं में कि जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है ये बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। ठीक है, या उत्तर बाल्यावस्था इसे कह सकते हैं। जब आपको इस शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था की विशेषताएं याद होंगी तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि पूरा CDP एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब नेक्स्ट और इनकी चौथी जो अवस्था है वो अमूर्त अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट स्टेज कहते हैं। यह 11 वर्ष से अधिक, कहीं कहीं 11 से 15 देते हैं, कहीं 11 से 13 देते हैं। तो बस याद रखना है कि 11 वर्ष से अधिक की बात करता है तो ये अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है जीन पियाजे की, और यह किशोर अवस्था से संबंधित है। कठिन से कठिन कार्य जहाँ संपन्न किए जाते हैं वो इनकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखेंगे। यदि आप कहें कि इसकी ट्रिक नहीं है कोई याद करने की, तो ट्रिक पर आप डिपेंड ना रहिए। यदि ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, फिर भी आपको बता दें एक ट्रिक याद रखना, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इस तरह से याद रखेंगे तो ये याद रहेंगी सबने। लेकिन हमें यकीन है कि आप ऐसे ही याद कर लेंगे, सबने पूरी की मूर्ति आपकी, इस तरह से है एक मूर्ति आपकी। ठीक है, तो सबने से संवेदीगामक अवस्था, पूरी से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और आपकी से हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह से याद रख लें। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश नाम भी आपको याद रखने हैं। तो कैसे याद रखेंगे? SPCA, ऐसा कुछ भी आप ट्रिक बना लें और याद रखें, मगर याद जरूर कर लें, क्योंकि यदि ये याद नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर जीन पियाजे से संबंधित गलत ही करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि इनका जो विशेषताएं हैं वो बहुत सारी हैं, और यहाँ पर केवल हमने वही विशेषताएं ली हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इनकी पहली अवस्था और उसकी विशेषताएं। पहली अवस्था आपको बता दी है, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, शेष अवस्था से संबंधित। अब आपको एक यहाँ पर की पॉइंट बताएं इनका, यदि आपसे कहीं भी इंद्रिय जनित गामक अवस्था में इंद्रियों की बात करता है, जैसे कह दिया कि बालक आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से सीखता है, यह जीन पियाजे की किस अवस्था की विशेषता है? तो इंद्री की बात, इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, कहीं भी इन 5 इंद्रियों से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो वो इनकी किस अवस्था की विशेषता होगी? आपकी पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था की। ठीक है, अब आपने शेष अवस्था की विशेषताएं पढ़ी होंगी, जितनी भी शेष अवस्था की विशेषताएं हैं वो सारी जीन पियाजे की संवेदी अवस्था की विशेषताएं भी मानी जाएंगी। ठीक है, फिर भी इनकी जो इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं वो देखते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे की संवेदी अवस्था की विशेषता होती है कि इसमें जो बालक है वो बहुत ही छोटा होता है और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अनुकरण किसका करेगा? अपने बड़ों का, जैसा वो कार्य कर रहे हैं, जैसा बोल रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ अनुकरण करके और बालक सीखता है। तो पूछा जाएगा आपसे कि अनुकरण की प्रवृत्ति जीन पियाजे के किस अवस्था की विशेषता है? तो इंद्रिय जनित पेशी अवस्था की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति यहाँ पर पाई जाती है। अब आपको टर्म में बताया था कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है, मतलब वस्तु भले ही नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व हमेशा होता है, यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे माँ रूम में है और बालक को दिखाई नहीं दे रही, तो भले नहीं दिख रही लेकिन उसका अस्तित्व है, बालक ऐसा समझता है, यही वस्तु स्थायित्व कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ परमानेंस इसे कहते हैं। तो ये भी इनकी फर्स्ट अवस्था की विशेषता है, याद रखना। नेक्स्ट है बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, मतलब मूल प्रवृत्तियों से संबंधित व्यवहार यहाँ पर बालक दर्शाता है, ये भी आपकी संवेदी अवस्था की विशेषता है। अब यहाँ क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विकास की शेष अवस्था की कौन सी विशेषता जीन पियाजे की संवेदी अवस्था से संबंधित है? तो आपको बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कहीं जाकर इनके सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी यहाँ पर हमने केवल वही क्वेश्चन और वही विशेषताएं डाली हैं जो आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका परिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। अब ये रिफ्लेक्स जो आपकी क्रियाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो बालक एक ही क्रिया को बार बार करता है, प्रतिवर्त क्रियाएं जिसे हम कहते हैं। परिवर्ती प्रक्रियाओं की अवस्था इनकी फर्स्ट अवस्था कहलाती है। जैसे बालक एक कार्य को बार बार, अंगूठा चूसना यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि आपसे कह दिया कि बालक अंगूठा चूसना यदि सीख गया है तो वो बार बार उसी क्रिया को दोहराता है, यही प्रतिवर्त या परिवर्ती क्रियाएं
कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बालक अनुकरण, आपको बता दिया, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित यहाँ पर क्रियाएं करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इंद्रियों के द्वारा अधिगम, इंद्रियां हमने बता दिया, आपसे इंद्रियों की बात करता है कि बालक आँख कान नाक के माध्यम से सीखता है, सुनता है, समझता है, तो ये भी आपकी संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है, अर्थात शेष अवस्था की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बालक कार्य क्षेत्र और कारण में संबंध स्थापित नहीं कर पाता, मतलब उसको समझ नहीं होती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, क्योंकि छोटा होता। अब यहाँ शेष अवस्था की विशेषताएं आपको याद रखनी है। जैसे पूछ लेता है कि यहाँ पर जो बालक का मानसिक और शारीरिक विकास होता है वो कैसा होता है, इसके अलावा बालक में सामाजिक विकास होता है या नहीं होता। तो शेष अवस्था की विशेषताएं जितनी भी हैं यहीं इनकी संवेदी अवस्था से संबंधित हैं। तो आप एक बार शेष अवस्था को यदि आपने पढ़ा है तो आप जरूर इनके आंसर दे पाएंगे। जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते थे वो यहाँ पर हमने विशेषताएं डाल दी हैं। ठीक है, अब इनकी जो पहली अवस्था है संवेदी अवस्था जीन पियाजे की, इसको इन्होंने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। तो बस ये 6 याद रख लेना आप कौन कौन सी हैं। पहली है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन या 1 माह की होती है। दूसरी है वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था, 1 से 4 माह की होती है। तीसरी है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 4 से 8 माह। नेक्स्ट है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, 8 से 12 महीने। नेक्स्ट है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 महीने। अगली है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, 18 से 24 महीने। ठीक है, तो ये इनकी उप अवस्थाएं हैं फर्स्ट स्टेज की, तो ये याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकी दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाती है। इसका टाइम काल 2 से 7 वर्ष है। यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय कितना होता है, तो याद रखना 2 से 7 वर्ष, जो हमारे उत्तर शेष अवस्था में आ जाती है या पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। अब आपने पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ी होंगी। ठीक है, तो जैसे खिलौनों की अवस्था कहलाती है, तो इस जितनी भी पूर्व की अवस्थाएं होंगी पूर्व बाल्यावस्था की, वो सारी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित रहेंगी। अब यहाँ जो इन्होंने मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषताएं बताई हैं वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इस अवस्था की विशेषताएं हैं, पहली है आत्म केंद्रितता का गुण, मतलब बालक स्वयं को ही सही मानता है अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़ करके, क्योंकि उनको सारे मतलब सही भी लग सकते हैं अन्य व्यक्ति, लेकिन सभी को गलत ठहराते हुए केवल स्वयं पर केंद्रित, मतलब स्वयं को ही सब कुछ मानता है यहाँ पर बालक। एक किस अवस्था की विशेषता है जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पिछली बार 16 दिसंबर 2021 को जो सीटेट का एग्जाम्स हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। कैसा, एक तो पूछा था कि पूर्व जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, 4 ऑप्शन दिए थे और एक ऑप्शन उनमें से था प्रतीकात्मक विचार। ठीक है, एक क्वेश्चन था और बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन के बाद यही क्वेश्चन फिर से आ गया था। कैसा, कि जो जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक प्रतीकात्मक सोच रखता है, और ऑप्शन में इस तरह से दिया था कि संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था या फिर औपचारिक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक, तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट विशेषता है। तो आपसे जब भी कहता है कि प्रतीकात्मक विचार कह दें, संकेतात्मक विचार कह दें, ठीक है, इस तरह से चिन्हात्मक विचार कह दें, तो ये किस अवस्था की विशेषता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पर अविलोमीयता, अनुत्क्रमणशीलता, अपलटावीपन, इरिवर्सिबिलिटी, जिसे हमने आपको टर्म में बताया था कि ये क्या कहलाती है, ये आपको देखने को मिल गया कि ये किस अवस्था की विशेषता होती है, आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब आपको बता दें कि ये होती क्या है, मतलब यहाँ पर जो बालक होता है वो पलटकर सोचने की क्षमता उसमें नहीं पाई जाती है। जैसे हमने बताया था एग्जाम्पल के जरिए कि ये जो है आपके चिन्ह और नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, नंबर संकेत में देखने को मिलता है। जैसे हमने यहाँ पर पी बनाया तो बालक को अभी पता है कि ये पी है, लेकिन जब हम इससे आगे बढ़ जाएंगे और इसी पी से हम इस तरह से बी बना देंगे तो बालक को केवल यहाँ बी दिखाई देगा, वह पी को भूल जाएगा, मतलब लौट कर यहाँ नहीं आ पाएगा। यही कहलाता है आपका अविलोमीयता का गुण, और यह किस अवस्था में पाया जाता है, जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। याद रखना, ये आपका नंबर्स में देखने को मिलता है। इसी के विपरीत एक आपको बताया था संरक्षण का अभाव। अब ये क्या कहलाता है संरक्षण का अभाव, तो बार बार क्यों कह रहे हैं कि आप फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि उसमें ये सारे टर्म आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, फिर भी हम बताते हुए चल रहे हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ये समझ में तो आने चाहिए। ठीक है,
तो संरक्षण का भाव क्या होता है, तो ये नंबर्स में पाया जाता है। अब चाहे आपके इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, 1 से जैसे हमने 1 से 11 बना दिया तो बालक 1 को भूल जाएगा, तो ये भी आपका अवलोमीयता का गुण है। अब संरक्षण का भाव आपका आकृतियों में देखने को मिलता है। किसमें? आकृतियों में। जैसे एक पानी की बूंद से हमने यहाँ पर एक गुलाब का फूल बना दिया तो बालक इस बूंद को भूल जाएगा, केवल उसको नई आकृति याद रहेगी, तो ये कहलाता है संरक्षण का भाव। ये भी किस अवस्था में पाया जाता है? इनकी दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब यही 2 अवस्थाएं जो हैं आपको अगली अवस्था में देखने को मिल जाएंगी कि किसमें बालक में ये गुण देखने को नहीं मिलता। मतलब यहाँ पर सोच लेता है बालक की जो जैसे हम 1 से 11 पर चले गए तो बालक पुनः 11 से 1 पर आ जाएगा, ये किस अवस्था में पाए, ये भी हम आगे देखेंगे। अभी यही याद रखिए कि ये दोनों अवस्थाएं किसकी हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। तो ये भी आपको बताया था क्या कहलाता है केंद्रीयकरण और क्या कहलाता है विकेंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति भी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और ये केंद्रीयकरण क्या कहलाता है? मतलब एक वस्तु का एक ही तरीके से प्रयोग कर पाना केंद्रीयकरण कहलाता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया था, एक पेंसिल है तो बालक इस पेंसिल का केवल एक ही उपयोग जानता है कि इससे केवल लिख सकते हैं, लेकिन विकेंद्रीकरण इसमें बालक वस्तुनिष्ठ तरीके से सोच लेगा कि पेंसिल से हम लिख भी सकते हैं, यदि पेंसिल खराब हो गई तो इससे हम कुछ नई चीज़ बना करके इसका अन्य उपयोग भी कर सकते हैं, ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी हम पढ़ेंगे किस अवस्था की विशेषता है। यहाँ बस याद रखना, जो केंद्रीयकरण मतलब एक वस्तु के विषय में एक ही तरीके से सोच पाना केंद्रीयकरण कहलाता है, और यह जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर जो बालक है 2 से 7 वर्ष का रहता है, तो इस अवस्था में बालक दूसरों के जो विचार हैं और उनके दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। मतलब दूसरे ने क्या सोचा है, उसका क्या दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो क्या करना चाहता है, यहाँ बालक को इतनी समझ नहीं होती। तो ये भी याद रखना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट है गिनती और वर्णमाला के क्रम की शुरुआत कर लेता है, लेकिन पूर्ण तरीके से यहाँ पर उसको नहीं आता। तो ये भी याद रखना, यदि शुरुआत बस पूछता है तो ये पूर्व संक्रियात्मकता की विशेषता है। नेक्स्ट है जीववाद। जीववाद आपको बता दिया था क्या कहलाता है, तो जीववाद की प्रवृत्ति आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीववाद अर्थात सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। बालक अपने खिलौनों को सजीव मान लेता है। मान के चलिए वो कोई गाड़ी चला रहा है अपने खिलौने वाली, तो यदि सामने कोई आ गया तो कहेगा हट जाओ मेरी गाड़ी आ रही है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब वो ये नहीं समझता कि ये निर्जीव है या सजीव, मतलब निर्जीव वस्तुओं को यहाँ वो सजीव मान करके चलता है, यही कहलाता है जीववाद अर्थात एनिमिज्म। और ये विशेषता भी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, यकीन मानिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है पारगमनात्मक चिंतन, मतलब बिना तर्क के ही सोचता है। यहाँ पर कोई तर्क वितर्क नहीं करता, उसको जो समझ आता है जिस वस्तु के प्रति वही सोच लेता है, और यही कहलाता है पारगमनात्मक चिंतन। ठीक है, ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है, पिछली बार यह पूछी गई थी। नेक्स्ट है अतार्किक चिंतन, मतलब तर्क नहीं करता वही तो पारगमनात्मक है। मतलब अतार्किक चिंतन और सजीव चिंतन, मतलब केवल जीवित वस्तुओं के बारे में सोच सकता है, मूर्त वस्तुओं के बारे में जो उसके सामने है, लेकिन जो सामने नहीं है, अमूर्त हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट है, इनके बारे में वो नहीं सोच पाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सजीव चिंतन करता है। नेक्स्ट है हल्के और भारी का यहाँ पर ज्ञान हो जाता है कि कौन सी वस्तु भारी है कौन हल्की है। रंगों को भी यहाँ पहचानने लगता है, अक्षर भी लिखने लगता है, और पूछने पर अपना नाम भी बता देता है। तो ये सारी विशेषताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। एक बार हम रिपीट करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली विशेषता आत्मकेंद्रितता का गुण होता है, ऐसे याद रखना। ठीक है, कभी भी आप कोई यदि कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पर अपने दिमाग में सारी चीज़ें चलाते रहिए, क्योंकि यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आप बहुत अच्छे से इन सिद्धांतों को कवर कर पाएंगे। वैसे यदि आपने समझ लिया तो सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आत्मकेंद्रितता हो गया, इसके बाद आपका अवलोमीयता का गुण हो गया, संरक्षण का भाव हो गया, जीववाद हो गया, केंद्रीयकरण हो गया, ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, और यही यदि बात करता है विकास की किस अवस्था की विशेषताएं हैं, तो आपको अभी बताया पूर्व उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था की। ठीक है, अब इसकी भी इन्होंने 2 अवधि बताई हैं, इस अवस्था की 2 अवधि बताई हैं, तो ये देख लेते। जिस तरह से संवेदी गामक अवस्था की 6 उपावस्थाएं होती हैं, उसी तरह से इस अवस्था की भी 2 उपावस्थाएं हैं। तो ये सारी विशेषताएं अभी तो हमने पढ़ ली कि पूर्व संक्रियात्मक
अवस्था की विशेषताएं हैं। यदि यहाँ पर बहुत डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा कि जीववाद की जो प्रवृत्ति है वो जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की किस अवधि की विशेषताएं हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो याद रखना 2 अवधि कौन कौन सी हैं। पहली बताई इन्होंने प्राक संप्रेयात्मक अवधि और दूसरी अंतरदर्शी अवधि। ठीक है, तो ये 2 अवस्थाएं हैं। तो विशेषताएं वही हैं, बस इसमें डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जिसे हम प्री कंसेप्चुअल पीरियड कहते हैं, 2 से 4 साल। मतलब इन्होंने जो 2 से 7 वर्ष का समय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बताया, इसी को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक 2 से 4 कर दिया और एक 4 से 7 कर दिया। ठीक है, तो 2 से 4 की जो अवस्था है प्राक संप्रेयात्मक या पूर्व प्रज्ञा काल कहलाता है। इसमें सूचकता का विकास अर्थात विचारों को संकेत कह दें, सिंबल कह दें, चिन्ह कह दें, ठीक है, प्रतीक कह दें, सूचकता कह दें, तो ये सारी चीजें किसकी हैं? आपकी प्राक संप्रेत्यात्मकता की अवधि की विशेषता है। नेक्स्ट चिंतन, वही बात है, संकेत, चिन्ह, ठीक है, तो ये लाक्षणिक गुण है इसका। तो वैसे तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, लेकिन यदि डीपली कहता है तो ये फिर पूर्व संक्रियात्मकता की पहली अवधि पूर्व प्रज्ञा काल की विशेषता है। ठीक है, अब यहीं पर बालक खेलों में स्वयं करना, नकल करना, खेल नाटक आदि करना सीख जाता है। मौखिक कार्य का यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास, मतलब बालक जो है वाचाल हो जाता है। आत्म केंद्रितता, जीववाद, केंद्रीकरण, अहम भाव, ये सारी आपकी इसी में पाई जाएंगी। भौतिक घटनाओं का मानवीकरण, मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उनको मानव से संबंधित कर लेता है बालक और सोचता है। यही जीववाद हमने आपको बताया था, मतलब निर्जीव को सजीव मान लेना। जैसे बालक कह देगा सूर्य उदास है, सूर्य खुश है, ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं भी इसी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट अवधि है इसकी अंतरदर्शी या अंतः प्रज्ञा काल, 4 से 7 का होता है। इसमें बालक सहज चिंतन, जादुई चिंतन, नियम ना समझ पाना, नियम नहीं समझता, मतलब दूसरों के विचार दृष्टिकोण नहीं समझता, वही नियम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साधारण मानसिक क्रियाएं यहाँ पर करने, मतलब शुरुआत बस होती है, पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। जोड़ घटा गुणा भाग, ठीक है, पदानुक्रम में ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण करना यहाँ पर अभाव पाया जाता। मतलब जैसे हमने कुछ 8-10 वस्तुएं उसको दे दी तो एक क्रम से नहीं लगा पाएगा कि कौन सी वस्तु नीचे आनी चाहिए, कौन सी ऊपर आनी चाहिए, तो इसका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अवस्था देखते हैं अब इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम ठोस संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। 7 से 11 वर्ष की होती है और यह बाल्यावस्था से संबंधित है। इसकी केवल मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषताएं पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप बुक्स उठाकर देखेंगे तो बहुत सारी आपको विशेषताएं देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं तो आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, तो जितनी भी बाल्यावस्था की विशेषताएं होंगी वो सारी आपकी जीन पियाजे के मूर्त अवस्था की विशेषताएं भी कहलाएंगी। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे आप तो आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता आपकी है वस्तुओं को पहचानने लगता है, वर्गीकरण, तुलना, संबंध। मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता, मनोवैज्ञानिक विशेषता भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी आपसे तुलना की, वर्गीकरण की बात करता है, जैसे कह देगा कि कुछ वस्तुएं हैं, बालक उनका वर्गीकरण करना सीख गया है। जीन पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? तो ये जीन पियाजे की मूर्त अवस्था से संबंधित है। ठीक है, अब आपको अभी हमने बताया एक होती है अविलोमीयता। क्या बताया? अविलोमीयता मतलब पलटकर नहीं सोच पाता बालक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब उसी का विपरीत एक होता है विलोमीयता अर्थात पलटावी गुण, मतलब बालक जो है पुरानी वस्तु से नई वस्तु को, मतलब यहाँ पर पलटावी का गुण यहाँ पर बालक में आ जाता है। जैसे हमने वहाँ पी से बी बना दिया था तो बालक नहीं सोच पा रहा था, लेकिन यहाँ पर यदि हम पी से बी बनाएंगे तो बालक ये समझ लेगा और ये भी बता देगा कि किस तरीके से हम पी से बी पर आए हैं और पुनः बी से हम पी पर चले जाएंगे। मतलब बालक कहेगा कि इसको यदि हम हटा दें तो पुनः पी पर पहुँच जाएंगे। यही है आपका विलोमीयता का गुण। जैसे यहाँ पर हमने बता दिया बालक को कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो ये तो बालक वहाँ पर नहीं समझ पाएगा कि 4 से पुनः हम 2 पर कैसे जाएं, तो यह विलोमीयता है। लेकिन जब ये समझ जाएगा कि हम 4 में से यदि हम 2 घटा देंगे तो फिर से हम पुनः 2 पर आ जाएंगे, तो यही विलोमीयता होती है और यह आपके शब्दों और चिन्हों में पाई जाती है। तो ये विलोमीयता का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण वही वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचना, मतलब एक वस्तु के कई उपयोग हो सकते हैं, तो ये विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति मूर्त में पाई जाती है, जबकि केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आपकी पूर्व संक्रियात्मकता
की विशेषता है। ठीक है, तार्किक और मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है, मतलब बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में वस्तुनिष्ठ तरीके से चिंतन करने लगता है कि किस वस्तु, मतलब जो उसके सामने उपस्थित है, ठीक है, जो मूर्त रूप में है। तो एक इसकी विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। नेक्स्ट है सादृश्यता, मतलब समान चीज़ों में, मतलब समान दिखने वाली चीज़ों को यहाँ पर बालक एक क्रम में लगा देगा। द्रव्यमान की समझ आ जाती है, संख्या की समझ आ जाती है, क्षेत्रफल आयतन का ज्ञान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये यहाँ की इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं। नेक्स्ट संरक्षण की समझ आपको बता दी। गणितीय संक्रियाओं की समझ, वहाँ पर केवल शुरुआत हुई थी, यहाँ पर पूर्ण रूप से समझ उसमें आ जाती है। नेक्स्ट है पंक्तिबद्धता, मतलब क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर ज्ञान हो जाता है बालक को कि किस वस्तु की क्रमबद्धता क्या रहेगी। ठीक है, इससे पहले वहाँ पर क्या था, क्रमबद्धता का अभाव था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। नेक्स्ट है बहुविध और विपरीत योग्यता का विकास, मतलब एक वस्तु के बारे में बहुत तरीके से, यही तो विकेंद्रीकरण है। ठीक है, और विपरीत योग्यता भी समझ जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 1 से 11 पर गए, या 1 + 1 बराबर हमने 2 बताया, तो बालक विपरीत भी समझ लेगा कि 2 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो पुनः 1 पर आ जाएंगे। यही विपरीत योग्यता है और इसका विकास यहीं पर होता है। डीपली समझते हुए चलेंगे तो एक एक पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा है और आप आसानी से इसे समझ के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बालक में दिशाओं का ज्ञान, नक्शे की समझ, मतलब दिशा, नक्शा, स्थानिक सोच, मतलब किस स्थान पर किस प्रकार से हमें सोचना है, स्थान विस्तार हो जाता है, ये सारी समझ यहाँ आ जाती है। और कार्य कारण में संबंध, उसने कार्य क्या किया है और इसका कारण क्या है, क्यों ये कार्य उसने किया है, इस पूरा इसमें संबंध बता देगा। ये कहलाता है आपका कार्य कारण संबंध और मूर्त अवस्था की विशेषता है। तो इतनी विशेषताएं आपको याद रखनी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है, अब इनकी लास्ट अवस्था है जो है आपकी अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जितनी भी कठिन से कठिन चीज़ें होती हैं और जितनी भी आपने विकास की अवस्था में किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ी हैं, ये सारी आपकी जीन पियाजे की अमूर्त अवस्था की विशेषताएं होंगी। ठीक है, 11 वर्ष से अधिक का इसका समय होता है। ठीक है, ये मानसिक विकास की उच्चतम, मतलब यहाँ पर जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास में आपका तर्क, चिंतन, स्मृति, समस्या समाधान, प्रत्यक्षण, संवेदना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इनका उच्चतम विकास यहाँ पर हो जाता है क्योंकि बालक यहाँ पर बड़ा हो जाता है। अमूर्त चिंतन, मतलब जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में भी बालक समझ लेता है, सोच लेता है और उस पर चिंतन कर सकता है, तर्क दे सकता है। ठीक है, तो इसका विकास भी आपका इसी में होगा। परिकाल्पनिक चिंतन, ठीक है, यहाँ पर करने लगता है। वहाँ पारगमनात्मक था, मतलब बिना तर्क की, और यहाँ तर्क दे करके चिंतन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निगमन तर्क का विकास, मतलब उसको यदि हमने कोई नियम दे दिया तो बालक इस नियम के माध्यम से सारे सॉल्यूशन यहाँ पर दे सकता है, सारे उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। तो यही होता है निगमन तर्क। तो ये अमूर्त की विशेषता है। फिर स्थापनात्मक सोच यहाँ पर हो जाती है कि किसी स्थान के प्रति हम पुनः किस तरह से सोच सकते हैं, इसका क्या कार्य है, ये हमें कहाँ तक सफलता देगा, ये सोच यहाँ पर डेवलप हो जाती है। अपसारी चिंतन, अपसारी का मतलब होता है खुले रूप से चिंतन कर सकता है। ठीक है, अपसारी अर्थात सृजनात्मक चिंतन, यहाँ पर बालक क्रिएटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अपसारी चिंतन की विशेषता मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। अमूर्त चिंतन, मतलब ये सारी विशेषताएं हमने केवल इम्पोर्टेंट ही रखी हैं क्योंकि यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। और यकीन मानिए यदि आप ये दोनों वीडियो आप जीन पियाजे के देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस समझ की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आत्मचेतना, मतलब स्वयं के बारे में बालक जागृत हो जाता है। आत्म ध्यान, मतलब स्वयं पर ध्यान विकसित करता है कि हमें किसकी ज़रूरत है, कहाँ पर हम में कमी है, मतलब स्वयं के गुण दोष यहाँ पर जानने लगता है। और इसका जो विकास है वो 2 रूपों में बालक करता है। एक तो यहाँ पर क्या होता है, काल्पनिक श्रोता होता है, मतलब दूसरों की बात वो अच्छे से सुनता भी है और अपना यदि वहाँ पर मत रखना है तो वो भी अच्छे से रखेगा, मतलब काल्पनिक श्रोता। और व्यक्तिगत और निजी गाथा, मतलब अपनी जानकारी भी अच्छे से प्रस्तुत कर पाता है। ठीक है, तो आत्मचेतना, आत्म ध्यान का विकास भी कहाँ पर होता है, किशोर अवस्था अर्थात जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है सभी मानसिक योग्यताओं का पूर्णतः विकास हो जाता है, मतलब बुद्धि का, तर्क का, स्मृति का, चिंतन का, इन सभी मानसिक योग्यताओं का यहाँ पर पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये रही सारी विशेषताएं
आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। आई होप आपको जीन पियाजे की सभी अवस्थाएं, सभी स्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर जीन पियाजे से संबंधित कुछ टर्म हैं, एक दो और आपको बता दें। जीन पियाजे का मानना है, की पॉइंट याद रखिए, कि बच्चा क्या होता है, नन्ना वैज्ञानिक होता है। बच्चा नन्ना वैज्ञानिक अर्थात सक्रिय होता है, जीन पियाजे। दूसरा, इन्होंने भाषा और विचार के बारे में कहा था। इन्होंने कहा था कि विचार पहले आते हैं। इन्होंने क्या कहा था, विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की क्या कहते थे, भाषा पहले और विचार बाद में आते हैं, लेकिन जीन पियाजे कहते हैं विचार पहले और भाषा बाद में आती है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इनका तीसरा, कि जो जीन पियाजे हैं, यदि बच्चा स्वयं से बातें कर रहा है, या जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के स्वयं से बातें करने को इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने कहा है अहम केंद्रित। क्या कहा है, अहम केंद्रित है बालक, क्या है, अहम केंद्रित है, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है, ये याद रखना। जबकि जीन पियाजे क्या वाइगोत्स्की बच्चे के स्वयं से बातें करने को व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच कहते थे, लेकिन इन्होंने अहम केंद्रित वार्ता कहा है, ये भी याद रखना। आई होप आपको जीन पियाजे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में हम या तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का, वहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो लेकर आएंगे, या फिर जो इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट सेशन में वही रखेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। थैंक यू।